एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और भी जितने वीडियोज़ हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जाते एग्जाम में, तो इसलिए इसको मैंने सेपरेटली कवर किया। तो इस पर बात करते हैं इस वीडियो में। जहाँ भी मोशन की बात आती है वहाँ काइनेमेटिक्स का इक्वेशन इन्वॉल्व होता है। तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कौन कौन से इक्वेशन को यूज करके हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले के वीडियोज में मैंने ये बात की थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई आ जाता है वहाँ से, क्योंकि ई होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। ई होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इस इक्वेशन की बात हम पहले कर चुके हैं। तो अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, लेट अ चार्ज पार्टिकल Q placed in an electric field having intensity E, force is equal to Q into E। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड Q है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E जिसका इंटेंसिटी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसके इक्वल होता है। अब ये वेक्टर है फोर्स, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो अगर Q पॉजिटिव हो, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर Q पॉजिटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ होता है। तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और Q अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात ध्यान देने वाली है। अब इसमें अगर बात करूं मैं, कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जिसका इंटेंसिटी E है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसका इंटेंसिटी, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है। तो इसका इस पे नेट इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, एफ इफेक्टिव कितना होगा, या फिर एक्सेलरेशन इफेक्टिव कितना होगा। तो अगर इसके नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट की, तो दो फोर्स लग रहे होंगे इस पे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मास की वजह से। तो mg तो नीचे लगना है इस पे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और इस पे चार्ज Q है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नीचे ही लगेगा। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का डायरेक्शन सेम है। एफ ई कितना है? QE, और एफ जी कितना हो जाएगा? ग्रेविटेशन mg। तो एफ नेट इतना आ गया। अब ए नेट की बात करें, नेट एक्सेलरेशन की, तो कितना हो जाएगा? इसका मास m है अगर, तो m इंटू ए नेट या फिर ए इफेक्टिव, सेम बात हुआ, ए नेट या ए इफेक्टिव इज इक्वल टू QE प्लस mg। तो ए इफेक्टिव कितना आ जाएगा यहाँ से? ए इफेक्टिव आ जाएगा g प्लस QE बाई m। इसी तरह अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो साइन बस अलग हो जाता। क्यों? एफ नेट कितना होता? अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगता है, इसका डायरेक्शन नीचे होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगता और mg नीचे लगता। तो अगर ऊपर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, mg को नेगेटिव लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा? ये कब होगा? जब Q पॉजिटिव हो। अगर Q नेगेटिव होता तब क्या होता है? एफ नेट, अगर एफ ई को मैं ऊपर होगा ही, अगर ये नेगेटिव है तो एफ ई किधर हो जाएगा? अगर ये नेगेटिव होता तो एफ ई इधर हो जाता, तो एफ ई ऊपर होगा, यानी QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और mg नीचे है तो इसको नेगेटिव दे दिया, तो ए इफेक्टिव यहाँ से कितना आ जाता? QE बाई m माइनस g, यही आ जाता है ए इफेक्टिव। अब इसका डायरेक्शन इस पर डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ होगा, अगर ये बड़ा होगा तो नीचे की तरफ होगा, तो उस पर डायरेक्शन डिपेंड करता है। लेकिन ये हमेशा इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन
नीचे होगा क्योंकि दोनों नीचे के डायरेक्शन में। तो इस तरह से ए इफेक्टिव निकाल सकते। तो अभी जैसे हमने बात की जी इफेक्टिव की, वैसे अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा क्यू ई बाई एम। ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, इसका यू जाएगा इक्वेशन में। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जहाँ भी एक्सेलरेशन की जरूरत होगी वहाँ इसका यूज आएगा। जी इफेक्टिव में भी आया था, जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो पैरेलल प्लेट का एक प्रॉब्लम होता है, नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, उससे शुरुआत करते हैं। पैरेलल प्लेट के बीच नीचे वाले प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कितने टाइम में वो पहुंचेगा अपर प्लेट के पास, और क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि वो अपर प्लेट को कभी टच ना करे, और मोशन का जो इक्वेशन होता है, जितनी भी चीज़ें काइनेमेटिक्स में इन्वॉल्व होती है वो हम इसके लिए देखते हैं। तो क्या क्या बोला मैंने, पैरेलल प्लेट है। इस प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। लोअर प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके तरफ जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लेट का लेंथ है वो एल गिवन है, ये जो है वो एच है मान लो हाइट, ठीक है। और ये हाइट h है जहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ तक पहुँच रहा है, और टोटल डिस्टेंस जो है इस प्लेट के बीच का टोटल डिस्टेंस d है। ये h क्या है, यहाँ से जहाँ तक पार्टिकल जा रहा है, लोअर प्लेट से जहाँ तक पार्टिकल जा रहा है वो h है, और ये वाला जो डिस्टेंस है टोटल प्लेट के बीच का डिस्टेंस वो d है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँच रहा है तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है थीटा, उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके कुछ पार्टिकल जो होगा स्ट्रेट लाइन में इस तरह के मोशन यहाँ करेगा, तो इसकी वजह से ये जो एंगल ऑफ डेविएशन ये थीटा है वो फाइंड करना है। एल गिवन है, एच गिवन है। हाँ, एक और चीज़ गिवन है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में u नॉट है, वाई डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट इसका 0 है, क्योंकि इस यहाँ से छोड़ रहे हैं ना, ऐसे रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसे रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u नॉट है। इतनी सारी कंडीशन गिवन है। अब हमसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, हमसे h पूछ रहा है, हमसे पूछेगा कि टाइम, कितने टाइम में वो यहाँ पहुँचेगा, ये सारी चीज़ें हमसे पूछेगा। तो चलो देखते हैं, अगर ये u नॉट है और ये l है, यहाँ से पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन तो नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से रिलीज किए इसीलिए ऐसे जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी QE नीचे लगेगा। उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन हो जाएगा QE बाई m। फोर्स ऊपर लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया। अब टाइम निकालना है तुम्हें, तो जो टाइम इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगेगा, h डिस्टेंस कवर करने में वही टाइम लगेगा ना। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम की अगर बात करें तो l बाई एल अपॉन यू नॉट होना है। l ये डिस्टेंस और अपॉन यू नॉट ये वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो u नॉट ही रहना है, ux तो u नॉट ही रहना है, u नॉट रहेगा यहाँ पे। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो l बाई यू नॉट होगा। और uy कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, क्योंकि इधर कोई वेलोसिटी ही नहीं है। अब निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हम क्या, vx और vy। तो vx कितना हो जाएगा, देखो vx अगर फाइंड करूँ तो vx कितना होना है, vx हो जाएगा v नॉट, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वही इस डायरेक्शन में होगा, चेंज तो होना नहीं है। तो vx कितना हो जाएगा u नॉट। और vy की बात करूँ मैं, तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था ना, एक्सेलरेशन है नहीं तो वेलोसिटी चेंज क्यों होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज होना नहीं है। तो जो एक्स कंपोनेंट में इनिशियली वेलोसिटी था वो यहाँ पे भी फाइनल पोजीशन पे भी एक्स कंपोनेंट उसका वही होना है। अब चेंज क्या होगा, वी वाई चेंज होगा।
तो अगर एक्सेलरेशन हो, फाइनल वेलोसिटी निकालना हो, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता हो, तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी यूज करूँगा। तो वी वाई निकालना है, यू वाई कितना है 0, क्योंकि इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है। ए कितना हो जाएगा क्यू वी बाई एम, ऊपर के डायरेक्शन में टी कितना होगा एल बाई यू नॉट, तो वी वाई यहाँ से कितना आ गया क्यू ई एल बाई एम यू नॉट, ये हो गया वी वाई। अब वी वाई निकल गया, वी एक्स निकल गया, अब हमें टाइन थीटा निकालना है। तो ये अगर वी एक्स है और ये वी वाई है, तो टाइन थीटा कितना हो जाएगा, टाइन थीटा हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो टाइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया वी वाई अपॉन वी एक्स। तो टाइन थीटा यहाँ से आ जाएगा, वी वाई कितना है क्यू ई एल अपॉन एम यू नॉट और वी एक्स कितना है यू नॉट। तो टैन थीटा कितना आ गया, टैन थीटा आ गया क्यू ई एल अपॉन एम यू नॉट स्क्वायर, थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम यू नॉट स्क्वायर। ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो कितनी चीज़ें हमने फाइंड की, एक ए फाइंड किया, एक ये देखा कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होना है, तो एक्स का वही वेलोसिटी रह जाएगा जो इनिशियली था, और वाई में एक्सेलरेशन है ऊपर के डायरेक्शन में, तो वाई का फाइनल कंपोनेंट निकाल दिया, वहाँ से हमने थीटा निकाल। तो हमने जो जो चीज़ें फाइंड की वो मैंने एक जगह लिख दिया। एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम कैसे फाइंड करते हैं, टी तो इजी है, एल बाई यू नॉट हो जाना है, और जो टी यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा वही यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, तो यही टी होना है। इस वाई एक्सिस में जो इक्वेशन यूज करेंगे वही वहाँ पे भी यही इसी टी का यूज करेंगे। उसी टी का यूज करके हमने ये निकाल लिया वी वाई के लिए क्या यूज किया यू वाई प्लस ए टी। वी एक्स इज इक्वल टू यू नॉट कैसे हुआ ये भी हमने देखा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज होना नहीं है, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू नॉट हो जाएगा। इक्वेशन भी यूज करके देख लो, यू नॉट प्लस ए टी, ए 0 है तो वहाँ से यू नॉट आ जाएगा। और वी वाई कैसे फाइंड करता अभी देख लिया। और टैन थीटा क्या हो जाएगा, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, तो टैन थीटा से हमने ये इक्वेशन निकाल ली, वहाँ से थीटा हमारे पास आ गया। अब जो बात है, अब क्या निकालना है हमें, एक एच निकालना है। एच कैसे निकालेंगे, देखो एच कैसे निकालेंगे, तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन यूज करेंगे। तो काइनेमेटिक्स का अगर इक्वेशन यूज करूँ डिस्प्लेसमेंट वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस डायरेक्शन में तो यू वाई 0 है तो ये 0 हो जाना है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में बात कर रहा है ना, एच वाई डायरेक्शन में है ना, तो ये तो 0 है तो ये पूरा 0 हो जाना है। अब हाफ इंटू ए कितना होगा क्यू वी बाई एम, और टी कितना होगा, जो इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है वही यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, तो वही टाइम यूज कर लेंगे, एल स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर। तो इस एच कितना हो जाएगा हाफ क्यू वी बाई एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर, ये आ गया एच। समझ आया एच। अब देखते हैं ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइंड करते हैं, फिर वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं, और जो दोनों में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम ट्रेजेक्ट्री रिलेशन बोलते हैं या फिर ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो इस डायरेक्शन में अगर बात करूँ एक्स डायरेक्शन में, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी लगना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर तो इसमें होगा नहीं, बस यू टी होगा, तो यू टी कितना हो जाएगा यू नॉट टी। अब इसी तरह डेल्टा वाई की बात करें तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इस डायरेक्शन में जो एच है वही डेल्टा वाई है, तो कितना हो जाएगा हाफ क्यू वी बाई एम इंटू टी स्क्वायर, यही होगा ना, हाफ क्यू वी बाई एम इंटू टी स्क्वायर बस। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन यू नॉट, अब यहाँ पे रख देंगे तो डेल्टा वाई और एक्स में रिलेशन आ जाएगा क्यू वी बाई एम इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर, तो कितना आ गया हाफ क्यू वी बाई क्यू वी डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन एम यू नॉट स्क्वायर, ये हो गया ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। अब एक और कंडीशन पूछ सकता है फाइंड करने के लिए कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट को नहीं टकराए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे टकरा जाए प्लेट को जाके, या फिर इसी बीच में कहीं प्लेट को टकरा जाए, तो कब ये नहीं टकराएगा, उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो बस एक कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन तुम्हें भी दिख रही होगी, ये पूरा डिस्टेंस अगर डी है और ये एच डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जो डी है अगर एच से ज़्यादा होगा या फिर एच अगर डी से कम होगा
तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो h है h मस्ट बी लेस देन d। तो h कितना है, हाफ इंटू क्यू ई एम बाई एल स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू डी। ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन होना मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कभी प्लेट को नहीं टकराएगा। अगर इससे बड़ा हुआ या इसके इक्वल हुआ तो ये प्लेट को टकरा जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। क्या क्या था, सारा जो इक्वेशन था वो ट्राइजेक्टरी में तुमने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में। बस फोर्स चेंज हुआ, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन चेंज हुआ, नया फोर्स आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वजह से एक्सेलरेशन चेंज हुआ। तो मेन दो चीज़ ध्यान देने वाली है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और बाकी जो फोर्स है उसको भी ध्यान देना है। उसके बाद आप जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन का, जितना भी मोशन का इक्वेशन है काइनेमेटिक्स में जो यूज होता है, उसको यूज करके बाकी सारी चीज़ें हम इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान दो, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में कितना है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस जो है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इसमें कॉन्सेप्ट इतना ही है, यही मेजर कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवीजन कर लो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब मैं समझाऊँ तो वो ईजी हो जाए तुम्हारे लिए। वैसे मैं छोटी छोटी बातों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में और भी चीज़ें देखेंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट हमारे चैनल के थ्रू तुम्हें मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।